हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं रेल विजन। आज का विषय है मुंबई की एसी लोकल। समस्या कान में है, उमेठ रहे हैं नाक, ऐसा ही कुछ चल रहा है। किसी एक मीडिया दैनिक ने एक नैरेटिव खड़ा कर दिया और पूरी व्यवस्था कवायद में लग गई, उठापटक में, ऐसा ही कहना पड़ेगा। जो चीज़ें एज पर स्पेसिफिकेशन हैं उन पर कवायद हो रही है, और जो नॉन स्पेसिफाइड हैं, जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं हैं, चाहे वो आरडीएसओ की हो, चाहे आईसीएफ की हो, या सीएलडब्ल्यू और बीएलडब्ल्यू और पीएलडब्ल्यू की हो, उन पर तो अब तक कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। मतलब सिस्टम एक तरफ इतना सेंसिटिव है और दूसरी तरफ एकदम नपुंसक होके बैठा हुआ है, ऐसा कहना पड़ेगा। फिट नहीं बैठता है आपकी कार्यप्रणाली पर। बात ऐसी है कि एसी लोकल जो नई आई है सेंट्रल और वेस्टर्न दोनों में, उसमें एक्सटर्नल नॉइज ज़्यादा है, ऐसा आरोप लगाया गया है सो कॉल्ड एक्सपर्ट और सो कॉल्ड नॉन टेक्निकल पैसेंजर और ऑपरेटिंग स्टाफ के द्वारा। ऐसा लिखा गया। जो चिट्ठियां लिखी गई हैं, सेंट्रल रेलवे ने आईसीएफ को और आरडीएसओ को चिट्ठी लिखी है ये 24 जून को, और वेस्टर्न रेलवे मुंबई सेंट्रल के सीनियर डी ने लिखा है 3 जून को, और वो भी आरडीएसओ आईसीएफ को नहीं लिखा, सीधे वेंडर को लिखा है, जैसे वेंडर इनका नौकर है। ये बचकानापन है। सेंट्रल रेलवे ने तो थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई, उसने अपने डिपार्टमेंट को लिखा, जो डिजाइनिंग है, स्पेसिफिकेशन बनाने वाले हैं और जो प्रोडक्शन करने वाले हैं उनको लिखा। मगर वेस्टर्न रेलवे के सीनियर डी मुंबई सेंट्रल ने इसके इन सारी समस्याओं के लिए सीधे वेंडर को लिख दिया, जिसका कोई मतलब नहीं रह जाता है एक बार प्रोडक्ट हैंडओवर कर देने के बाद। मुद्दा जब प्रोडक्ट फाइनल होकर के यूजर के पास आ गया, और यूजर आप हैं, ड्राइंग डिजाइन स्पेसिफिकेशन करने वाला आरडीएसओ है और परचेजर रेलवे बोर्ड है, प्रोडक्शन करने वाले आईसीएफ हैं या प्रोडक्शन यूनिट है। इन तीनों के बीच में ये कवायद होनी चाहिए। अगर नॉन स्पेसिफाइड है तो वेंडर को पकड़ना चाहिए, और स्पेसिफाइड है तो फिर वेंडर को चिट्ठी लिखने का क्या औचित्य है। ये बड़े सवाल हैं जो बहुत टेक्निकल हैं। इस मामले में मैंने कई लोगों से बात किया, सारे संबंधित अधिकारियों से बात किया, जो कंसर्न इसके हैं उनसे भी बात किया। बात ऐसी है कि ये राइवलरी का मामला है, ये डिपार्टमेंट का मामला ही नहीं है, पैसेंजर का इससे कोई लेना देना नहीं है। मीडिया में जो चीज़ें आई हैं वो उसके बारे में ये आशंका है कि वो राइवल ग्रुप की वजह से आई हैं, और जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, नॉइज एक्सपर्ट, पता नहीं उनके नाक और कान कितने सेंसिटिव हैं कि ना वो इंटरनेशनल लेवल समझ रहे हैं और ना स्पेसिफिकेशन का लेवल समझ रहे हैं। फिर कैसे वो अपनी सो कॉल्ड एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं और उसके ऊपर नैरेटिव बनाया जा रहा है, और उस नैरेटिव पर, सो कॉल्ड फर्जी नैरेटिव पर रेलवे क्यों उछल कूद करने पर आमादा हो गई है।
ये बड़ा प्रश्न है। बहरहाल 25-26 जून को जब सेंट्रल रेलवे ने ये चिट्ठी लिखी 24 जून वाली, तो 25-26 को आईसीएफ का भी स्टाफ आया, 2 अधिकारी आए, आरडीएसओ से भी 2 अधिकारी आए, और जो वेंडर हैं उनके भी लोग आए, और ये मिल करके कुर्ला कारसेट में इसका नॉइज़ का टेस्ट हुआ, शेड के अंदर टेस्ट हुआ, सीएसटी के अंदर टेस्ट हुआ जहाँ पूरा कवर्ड शेड है, और बाहर भी खुले में भी हुआ, और उनके स्पेसिफिकेशन जो आए हैं वो हमारे पास थोड़े बहुत आंकड़े आए हैं। अथराइज आंकड़े तो अभी नहीं मिले हैं, मगर जो बताए गए हैं उसके हिसाब से हमने वो आपके सामने रख रहे हैं। जो पुरानी लोकल है उसका कुर्ला ईएमयू कार शेड में अंडर शेड के अंदर जो आरएमपीयू ऑन पोजीशन में 74.5 है और ऑफ पोजीशन में 73.0 है, और जो नई लोकल है उसका नॉइस लेवल अंडर कारसेट, कुर्ला कारसेट, अंडर रूफ, अंडर शेड, उसका 84.9 है ऑन पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में 77.8 है। यह डेसिबल लेवल है। और इसी तरह कुर्ला कारसेट में ही हुआ 85 जो एनडीएमसी है वो नई लोकल का 84.5 है, और ऑफ पोजीशन में 77.2 है, और नई पुरानी लोकल का ये अवेलेबल ही नहीं है एनडीएमसी। अब जो ओपन स्काई है यानी खुले में जो लेवल आया है डीएमसी का, वो नई लोकल का आया है 75.3 ऑन पोजीशन, और ऑफ पोजीशन में 66.2, और जो पुरानी लोकल है उसका आया है ऑन पोजीशन में 80.4 और ऑफ पोजीशन में 72.9। इस तरीके से ये सब अंडर स्टैंडर्ड लेवल है, एज पर स्पेसिफिकेशन है। और अब जब सीएसटी के अंदर, शेड के अंदर जब ये दोनों लोकल लाई गई, तो ऑन पोजीशन में आरएमपीयू का जो नॉइज़ लेवल है वो 83.4 नई लोकल का है, और पुरानी लोकल का 75.4 है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्या है? दोनों का कंप्रेसर 15 ही है, 15 टन। पुरानी लोकल 6-7 साल पुरानी हो गई है, उसके लगभग सारे ही कंप्रेसर चेंज हो गए हैं, ऐसा बताया गया। हर साल करीब 15-20 कंप्रेसर बदले जाते हैं। कूलिंग का प्रॉब्लम है, नॉइज़ का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये सामने आंकड़े हैं। अब नई लोकल चूँकि अभी अभी नई ये 2 महीने भी हुए हैं लगभग आए हुए, नई चीज़ नई बहुरिया की तरह ज़्यादा खटपट करती है, उस तरह से ही कुछ इसे समझना चाहिए। तो इसमें जो एवीएम पैड वगैरह की जो विसंगति निकाली गई है वो भी एज पर स्पेसिफिकेशन है आरडीएसओ, ऐसा बताया गया। तो जो प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन है, ड्राइंग डिजाइन के अनुसार है, आपके ही बनाए हुए
मापदंड के हिसाब से वो आया है। उसके ऊपर किसी नैरेटिव की वजह से सवाल उठाना ये उचित नहीं है। अभी इसका फाइनल निष्कर्ष नहीं निकला है। अब हमने जो बात किया कि उसमें क्या होगा, अगर आप स्पेसिफिकेशन चेंज करते हैं तो वो आरडीएसओ का काम है, यूजर का काम है आरडीएसओ को लिखे या बोर्ड को लिखे या आईसीएफ को लिखे जिसने प्रोडक्शन करके दिया है, मैन्युफैक्चर करके दिया है। उसका थर्ड पार्टी से कोई लेना देना नहीं है यूजर का। अब अगर स्पेसिफिकेशन चेंज होता है तो उसकी वारंटी गारंटी तो ख़त्म होगी, और वारंटी गारंटी ख़त्म होगी और नया भी कुछ भी उसमें करना होगा, उसकी नई कास्ट देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो चीज़ें सामने आई हैं, जो मुझे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने बताया, मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल ऑफिसर से भी इस बारे में चर्चा किया, पुराने जो रिटायर हो गए हैं उनसे भी, जो वर्किंग में हैं उनसे भी। उनका कहना ये है कि पुरानी लोकल में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज हो रही है, लगभग 1 करोड़ पर ईयर कास्ट उसकी एक्स्ट्रा जा रही है एज इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लेवल पर, और 15 से 20 कंप्रेसर जो बदले जाते हैं, चेंज होते हैं, सड़ जाते हैं, उनकी कास्ट अलग। एक कंप्रेसर की कास्ट 1.5 लाख के आसपास है। तो 15 कंप्रेसर अगर मान लें, एवरेज 15 कंप्रेसर साल में बदलने पड़ रहे हैं एक एसी लोकल में, तो ये कास्ट कितनी जाती है? 22 लाख या 25 लाख के आसपास। 1 करोड़ 25 लाख, 1.25 करोड़ के आसपास। तो करीब 2.25 करोड़ की एक्स्ट्रा कास्ट है, यानी एक्स्ट्रा पब्लिक फंड, जनता की गाड़ी कमाई पुरानी लोकल में एक्स्ट्रा खर्च की जा रही है, जो नई लोकल में सेविंग हो रही है। और साथ में इसकी कूलिंग इनसाइड ज़्यादा है। एक चीज़ और, हमने जब सेंट्रल की वेस्टर्न की चिट्ठी पढ़ी तो और एक चीज़ समझ में आई। हम बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं इस धूर्तता के लिए कि इतने नासमझ, इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। आरडीएसओ की स्पेसिफिकेशन का नंबर आप कोट कर रहे हैं और इन्वर्टेड में आप कह रहे हैं कि इनसाइड कोच नॉट मोर देन 70 डेसिबल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इनसाइड कोच के नॉइज की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, उसकी तो कोई कंप्लेंट ही नहीं है। जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट और मीडिया ने जो नैरेटिव बनाया वो एक्सटर्नल नॉइज़ की बनाया है, और वो भी शेड के अंदर, शेड के बाहर नहीं। शेड के बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि प्रॉब्लम आपके कान में है और नाक उमेठ रहे हैं। तो शेड के अंदर या तो आप शेड ख़त्म कर दो, या तो वहाँ पर साउंड एब्जॉर्बर लगाओ। नॉइज कंट्रोल करना आपका काम है, प्रोडक्शन करने वाले का नहीं। उसने तो एज पर स्पेसिफिकेशन आपको प्रोडक्ट बना के दे दिया, और जो भी नॉइज़ का जो आपने शेड्यूल किया इंटरनल, कोच के इंटरनल नॉइज उसकी एज पर स्पेसिफिकेशन है। बाहर की जो नॉइज है वो कंट्रोल करना आपका काम है। क्योंकि उसका कोई स्पेसिफिकेशन में कोई उल्लेख नहीं था, फिर भी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर रखी गई है। अब ये करने के बजाय कि आपको नॉइस या साउंड कंट्रोल के लिए साउंड एब्जॉर्बर लगाने चाहिए या शेड को खुला कर देना चाहिए, वो आप कर नहीं सकते हैं। तो नॉइज़ कंट्रोल करिए, साउंड एब्जॉर्बर लगाइए।
आपके कान में अगर ज़्यादा गूंज रही है वो आवाज़, तो दूसरी तरफ अब ये तमाम सारे नैरेटिव के ऊपर इतने परेशान क्यों हैं? आपका प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन है। और एक चीज़ हमारे संज्ञान में आई बात करते करते इस विषय के जानकारों से, उनका कहना ये है कि ये तो अभी 15 टन का RMPU है और अभी जो MRVC से जो 237 रेक ऐसी रेक खरीदे जा रहे हैं उनका RMPU 22 टन है। तब आप क्या करेंगे? तब तो आपको चर्च गेट और CSMT का शेड उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, या जहाँ भी कार शेड के अंदर जो शेड बने हुए हैं उनको भी उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जिन भी मेंटेनेंस डिपो में शेड आपने बनाए हुए हैं वो भी उखाड़ के फेंकने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड जो है 92% डेसिबल का, 92 डेसिबल डीबी का, वो नॉइज़ वो उसके अंदर ही होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते, चाहे 22 टन हो या 25 टन हो। तो उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी कि जब आपको 15 टन में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर, तब 22 टन में आपको क्या कितनी प्रॉब्लम होने वाली है आगे। आपने इस बारे में सोचा? नहीं सोचा है तो अभी से सोच लीजिए। मैं एक अधिकारी से बात कर रहा था, उसको इंटरनेशनल लेवल ही पता नहीं है कितना डेसिबल होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको जानकारी नहीं होगी, एट ए टाइम नहीं याद रहा होगा, मगर जब आप किसी विषय पर बात करते हैं तब आपकी तमाम सारी स्मरण इंद्रियां जागृत हो जाती हैं और हो जानी चाहिए। अगर आपकी स्मरण शक्ति कमज़ोर है तभी ऐसा होता है। तो ये जो समस्या आई है वो समस्या कोई समस्या नहीं है, समस्या खड़ी की जा रही है और उसके लिए थर्ड पार्टी के नाक कान उमेटने की तैयारी हो रही है। मैं यहाँ किसी भी वेंडर का, किसी अधिकारी का असम्मान नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कहीं उसका फेवर कर रहा हूँ, ना विरोध कर रहा हूँ। मुख्य समस्या किसी नॉइज़ की नहीं है, मुख्य समस्या दिमाग की है, सिस्टम के। सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो कूप मंडूक हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें नई नई जानकारियाँ कहीं से मिल ही नहीं रही। जब उनका प्रशिक्षण कॉलेज, स्टाफ कॉलेज डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तो वो नई चीज़ों से अवगत कैसे होंगे? उनको नई चीज़ों की ट्रेनिंग कैसे मिलेगी? और जो लोग बैठे हैं ऊपर HOD PHOD लेवल पर, कूप मंडूक तो वो भी है, उनको भी कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो भी अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, वो भी नैरेटिव पर ही जा रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा कास्ट आएगी वो क्या आप अपनी जेब से भरेंगे? जो 2-2.5 करोड़ रुपया पुरानी लोकल में पर ईयर एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी और कंप्रेसर के रूप में, और वो यहाँ कास्ट कंट्रोल हो रही है नई लोकल में, तो आप उसको उसी लेवल पर कचरा क्यों बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं? और ये 2-2.5 करोड़ जो खर्च होगा एक लोकल, एक रेक पर ईयर, वो क्या आप अपनी जेब से भरेंगे? कौन इस कास्ट को वहन करेगा? आप ये भी नाप लेना चाहिए था 24-25 को कि पुरानी लोकल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है और कितने कंप्रेसर चेंज करने पड़ रहे हैं पर ईयर, और नई में क्या कर रहे हैं। नई तो अभी आई है, वहाँ से भी कास्ट वेरिफिकेशन होना चाहिए था, इसका भी क्यों नहीं किया गया? ये
तो केवल आप लकीर के फ़कीर बने रहेंगे। कोई नैरेटिव खड़ा कर दिया गया, बस उसकी पूंछ पकड़ के भाग रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं आप नहीं देख रहे हैं। वो कौन देखेगा? किसकी जिम्मेदारी है? दोनों रेलवे, सेंट्रल और वेस्टर्न के पीएचओडी इलेक्ट्रिकल दोनों जुगाड़ पोस्टिंग में हैं, दोनों कूप मंडूक हैं, दोनों केवल अपने निजी स्वार्थ में काम करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में नीचे के सीनियर डी लेवल पर जो लोग हैं उनको गाइड कौन करेगा? उनकी काउंसलिंग कौन करेगा? क्योंकि नेतृत्व की क्षमता पीएचओडीज में है ही नहीं, बची ही नहीं है। वो क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी कही जाती है। वो OLQ वो इनमें कहीं देखने को नहीं मिलती। हम बहुत सारी तोहमत लगा सकते हैं क्योंकि हम बहुत नज़दीक से इनकी तमाम गतिविधियों से परिचित हैं, मगर हम व्यक्तिगत लेवल पर नहीं जाना चाहते हैं। ये जो विसंगति है वो इनकी अकर्मण्यता की बदौलत है और जानकारी नहीं होने की बदौलत है। RDSO को, ICF को ये बात का संज्ञान लेकर के ही इस समस्या पर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे एक चीज़ और यहाँ आपको याद दिला देता हूँ चलते चलते। जब मैंने ICF और RDSO में बात किया उनके अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि हमने जो ज़रूरत थी वैसा बना के दे दिया। अब वो कहेंगे कि हमें ट्रेन पानी पर चलानी है तो वो चला लें, हम तो वैसा प्रयास करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम तो ज़मीन पर ही, ट्रैक पर ही ट्रेन चलाने का प्रयास करेंगे, उसी के अनुसार काम करेंगे। वो अगर दोनों रेलवे अगर चाहते हैं पानी पर ट्रेन चलाना तो वो उसका स्पेसिफिकेशन तय करके दे दें। ये कितना बड़ा आरोप है कहना चाहिए, या आपकी क्षमता पर, आपकी क्वालिफिकेशन पर, आपकी सोच पर कितनी बड़ी टिप्पणी है, इस बारे में विचार करें। और समस्या का समाधान तभी हो जब वास्तविक समस्या हो। पब्लिक फंड आपकी कमाई नहीं है, आप उसी पब्लिक फंड पर पल रहे हैं, आपका परिवार पल रहा है। आप उसको इस तरह उड़ाने और खर्च करने के बारे में दूर दूर तक सोचे भी नहीं। आप उसके मात्र कस्टोडियन हैं, मालिक नहीं। इसलिए जब भी आप इस तरह का कोई डिसीजन लें जहां 2-2.5 करोड़ पर ईयर एक्स्ट्रा कास्ट जा रही हो, तब ये बात सोचें कि ये कास्ट आपकी जेब से जा रही है। तभी आप समस्या के सही जड़ पर पहुंचेंगे और उसका समाधान आपको सूझेगा। आप सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।